हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का क्लास कंटिन्यू क्लास होगा जो टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड फीचर्स, उनके प्रॉब्लम्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो पॉलिसीज़ वगैरह अडॉप्ट करी गई हैं बाय द गवर्नमेंट, हम उस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने देखा है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर अब चलेंगे, जिसमें अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन के ही क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे पूछता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन इन ऑप्शन ए 1952 से 1953, ऑप्शन बी 1951 टू 1963, ऑप्शन सी 1966 टू 1969 एंड ऑप्शन डी 1972 से 1973। अब आप देखिए, जो सवाल है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड के से रिलेटेड है। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में टॉपिक डिस्कस करते हुए कहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरुआती समय को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, इसलिए 1960s। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी आया, 1965 में आया है, या कहीं कहीं किताबों में ये 1966 टू 67 बोलते हैं। कहीं कहीं पर आप इसको पढ़ोगे अदर बुक्स में 1967 टू 68 की भी बात होती है। तो इस तरह के इसके अलग अलग टाइम पीरियड को मेंशन किया जाता है। अब देखिए हमारे ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है 1952 से 53। देखिए ये जवाब नहीं होगा, बिकॉज 1952 से 53 का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का है ही नहीं, बिकॉज 1960s के दशक में हुआ है, 52 से 53 हो ही नहीं सकता। अगले ऑप्शन को देखो तो 1951 से 63, देखिए ये भी नहीं होगा। 63 तो कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन 60s में आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग बोलता है 1951, उस समय तो नहीं हुआ था। अगला जो ऑप्शन है दैट इज 1966 टू 69, इसको होल्ड पर रखते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं विच इज़ फ्रॉम 1972 से 73, ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पर नन ऑफ दीज के ऑप्शंस नहीं है, आप ये भी ध्यान दो। तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑप्शंस हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही जवाब होगा। 1966 में शुरू हुआ था, 69 तक की बात हम कर सकते हैं। 3 साल ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 66 में तो शुरू हुआ था, राइट। तो आपको बार बार सिखाया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एग्जैक्ट आंसर कभी ना ढूंढें, क्योंकि होगा भी नहीं, मिलता भी नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम पर। तो ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, या सबसे ज़्यादा करीब वाला जो आंसर आपको लग रहा है सही जवाब के, वही आपका सीधा सीधी आंसर बनता है। अगले सवाल पर पहुँचे, जहाँ पर पूछता है इन इंडिया व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल depends on agriculture। ठीक है, ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 53%, या फिर ऑप्शन डी विच इज़ 40%। देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि किस टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है। पहली बात तो आप ये समझ लें, और दूसरी बात कि अगर हमें वो भी नहीं पता है, चूँकि हम सबको पता था कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है, इनफैक्ट मोर देन 80% लोग जो हैं वो खेती का काम करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी में और कुछ करने को था नहीं, तो लोग खेती ही कर रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब देखा गया कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हम लोगों को ये आइडिया लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी अदर सेक्टर्स में इंगेजमेंट करके पैसा कमाया जा सकता है, अदर सेक्टर में भी काम किया जा सकता है।
तो ये जो 80% वाला डेटा है ये रिड्यूस हुआ, लेकिन ये एकदम से नहीं घट गया। आज के डेट में भी अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा देश की जो आबादी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज्ड है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि हमारा चैप्टर उस समय का है, तो उस समय का जो डेटा है वो है 70% पीपल जो थे कंट्री के, 72.7% एग्जैक्ट डेटा अगर मैं आपको बताऊं 1951 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो दैट इज 72.7% ऑफ इंडियन पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दे डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने जीविका को चलाने के लिए वो खेती का ही काम करते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस बोलता तो हम 80% को टिक करते हैं, तो इसलिए ये नहीं है। एंड 53% कम हो गया, 40% भी कम हो गया। सो 70% जो है उतने लोग मोटा मोटी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करते हैं इंडियन इकोनॉमी के। अब ये डेटा घटा है, प्रेजेंट टाइम पर 70% लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स अभी भी लोग इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और बाकी क्षेत्र की तुलना यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज्ड आपको दिखेंगे। अगले सवाल पर चलें। इन इंडिया नेशनल इनकम in India's national income, what the contribution of agriculture and fields related to it? Option A 25%, option B 30%, option C 17.6% and option D 20.6%। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया के नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड फील्ड्स जितने भी हैं उनका क्या योगदान रहा है देश के राष्ट्रीय आय में। देखिए किसी भी कंट्री की आबादी जो है, जनसंख्या जो है, वो अलग अलग क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में काम करती है। जैसे इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, और हर एक अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय की बात की जाए और इकोनॉमी में लोगों की बात की जाए, तो इन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं और ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं ये कंट्री के नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के मामले में अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में उससे कम लोग हैं, टर्सरी सेक्टर में कम लोग हैं, और जितने सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज तो हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे कम है। मोर पीपल वर इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दे हैव कंट्रीब्यूटेड लेस इन दी कंट्रीज नेशनल इनकम। ऐसा इसलिए बिकॉज ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस को शो करता है, वहाँ की लो प्रोडक्टिविटी को दिखाता है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा ही कम है। तो इस तरह से आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर से देश के राष्ट्रीय आय में कितना का कंट्रीब्यूशन जाता है। ये टाइम पीरियड उस समय के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। 25% नहीं होगा, 30% भी नहीं होगा, 17.6 विच इज़ सबसे ज़्यादा कम, इतना कंट्रीब्यूशन जो है वो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। 20.6% भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है ना वो सही जवाब होगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग देश के काम करते हैं कृषि क्षेत्र में, लेकिन अगर योगदान की बात की जाए
राष्ट्रीय आय में, तो वो सबसे कम है। राष्ट्रीय आय में योगदान का मतलब, तो देखो तीनों ही सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज कितना बना इसको आप उसके मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से जोड़ते हो। और नेशनल इनकम की बात करो तो वो भी कंट्री के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसके मनी वैल्यू का सम होता है। इस तरह से राष्ट्रीय आय में तीनों ही क्षेत्र का अपना अपना योगदान होता है, कितना उत्पादन हुआ इस आधार पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जिसमें पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कैश क्रॉप कौन सा है। तो आप ये बात जान लें कि फसलों को दो भागों में बांटते हैं, एक कैश क्रॉप और दूसरा फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वो जिनका इस्तेमाल भोजन के दृष्टिकोण से किया जाता है, मतलब वैसे फसल जिनको उगा रहे हैं ताकि पेट भर सके, लालन पालन कर सके, ठीक है, अपने भूख की ज़रूरत को पूरा कर सके। एंड कैश क्रॉप का मतलब हो गया वैसे फसल, क्रॉप मतलब फसल, वैसे फसलें जिनका इस्तेमाल किया जाता है पैसे कमाने के लिए, जिनको बेचकर पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अवेलेबल ऑप्शंस में से पैडी नहीं है इसका आंसर। गेहूं भोजन के फूड क्रॉप्स में आता है, पैडी भी फूड क्रॉप में आता है। ऑप्शन सी जो है कॉटन, देखो ये खाने के काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ कॉटन वगैरह को जितना ज़्यादा उगाएंगे उसको बेच करके पैसे कमा सकते हैं। सो कॉटन जो है वो एक कैश क्रॉप का एग्जाम्पल है। नन ऑफ दीज नहीं होगा बिकॉज ऑप्शंस में कॉटन गिवन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कि कैश क्रॉप कौन सा है फॉलोइंग ऑप्शंस में, तो भाई वो है कॉटन। पैडी वगैरह को लेकर के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगला सवाल, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। सो कृषि क्षेत्र में नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहाँ से मिलता है या उसका सोर्स क्या है? तो पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है कमर्शियल बैंक्स, तीसरा ऑप्शन है रीजनल बैंक एंड चौथा ऑप्शन है ट्रेडर्स। तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात कर रहे हैं कि किसानों को जो उधार उपलब्ध कराया जाता है, क्रेडिट की सुविधा मिलती है, तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट जितने भी है ना, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के जितने भी सोर्सेज हैं उन तमाम सोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब हुआ वैसे स्रोत जो कि ऑथेंटिक सोर्स, संस्थागत स्रोत जहाँ से किसानों को उधार मिल सकता है, प्रॉपर ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के साथ मिल सकता है, पेपर वर्क के साथ मिल सकता है, जहाँ पर किसानों के साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा। ये सब आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आ गए, जिसमें मेन जो है वो नाबार्ड आएगा आपका। उसी तरह से आज के डेट में कई सारे ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि किसानों को उधार देते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स इसका पार्ट बनेंगे। उसी तरह से बहुत सारे रीजनल बैंक्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक्स हैं जिनका मुख्य रूप से काम है किसानों को उधार उपलब्ध कराना। तो इस तरह से ये सब आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब हो गया वैसे स्रोत जहाँ से किसानों को उधार मिलेगा लेकिन कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोग जो है वो किसानों से मनमाने तरीके से पैसा जो है वो वसूल सकते हैं। और इस तरह के काम में मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में बहुत बारी ऐसा देखने को मिलता है कि किसानों के साथ फ्रॉड हो गया या उनके साथ मनमाना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वसूला जाने लग गया है। तो ये सब आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आएंगे, जिसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका ट्रेडर्स हो गया या लोकल साहूकार हो गया या जमींदार हो गए, जो भी एरियाज़ में अवेलेबल होते हैं।
तो सवाल है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है। नाबार्ड ऑप्शन ए है, ये नहीं होगा बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। कमर्शियल बैंक भी नहीं होगा बिकॉज अगेन ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। रीजनल बैंक भी इसका सही जवाब नहीं है बिकॉज इंस्टीट्यूशनल के अंदर आता है। ऑप्शन डी ट्रेडर्स, व्यापारी जो है वो इसका सही जवाब हो गए, क्योंकि ये ऑथेंटिक या क्या कह सकते हैं आप, सरकारी सिस्टम के तहत नहीं आते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर्स में किसानों को जो है उपलब्ध कराते हैं लोन, जिसके बदले में वो किसानों से इंटरेस्ट वगैरह वसूलते हैं। इनका कोई तरीका नहीं होता है, समय का लिमिट नहीं होता है, तो किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है फार्मर्स को नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पैसे उधार ले लेने पर। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ट्रेडर्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट आर इज ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड, ज़मीन के मालिकों से किसानों को उधार मिल सकता है। ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक्स, जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं क्या उनसे किसानों को उधार मिल सकता है। रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बैंक्स हैं क्या उनसे मिल सकता है। या फिर ऑप्शन डी विच इज़ ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, किसानों के एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात अगर हम कर रहे हैं कि देश में जितने भी फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चरल क्रेडिट कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, तो इसका सही जो जवाब है देखिए वो लैंडलॉर्ड भी है। किसान कई दफ़ा लैंडलॉर्ड से भी पैसे ले लेते हैं उधार के तौर पे। कमर्शियल बैंक भी इसका आंसर होगा, रूरल बैंक्स भी इसका आंसर होगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एग्रीकल्चरल क्रेडिट के सोर्सेज में आ जाएगा आपका सारे ऑप्शंस में जो दिए हुए थे उनमें से सारे। सो ऑल ऑफ दीज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर सवाल है दी स्टेटमेंट। व्हाट स्टेटमेंट, तो इन्वर्टेड कॉमा में है एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया was given by। पहला ऑप्शन पंडित जवाहर लाल नेहरू। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी जाकिर हुसैन एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कि आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहा है और कहते हैं कि ये स्टेटमेंट किन का है, किन के द्वारा ये लाइंस कहे गए हैं। एंड द लाइन इज कि एग्रीकल्चर इज द सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा है कृषि। ठीक है, इस स्टेटमेंट को देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं है, जाकिर हुसैन भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलेट करते हुए एक स्टेटमेंट अपने किताब में दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जहाँ से फसलों को उगाया जाता है और भोजन की व्यवस्था की जाती है या पैसे कमाए जाते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का सोल है, उसकी आत्मा है। और इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ लोगों के इंगेजमेंट को उन्होंने अपने बुक्स में एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया एंड अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला सवाल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। एक सेकेंड जी, क्वेश्चन नंबर 11 में है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन
Which of the following crop has the highest per hectare average yield in India? एंड इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है, चलिए जल्दी से देखें। ऑप्शन नंबर ए पैडी, ऑप्शन नंबर बी वीट, ऑप्शन नंबर सी मिलेट एंड ऑप्शन नंबर डी कॉटन। होपफुली आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से समझ जाओगे। बोलता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो लाई गई उसके रिजल्ट के तौर पर, परिणाम के तौर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग ऑप्शंस है उसमें से कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर हेक्टेयर एवरेज यील्ड देखने को मिला। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से फसल का बढ़ा। आंख बंद करके सवाल का जवाब जो है वो आप दे दें ऑप्शन नंबर बी विच इज़ वीट, चूँकि शुरुआत ही करी गई वीट और राइस के प्रोडक्शन से, और इससे रिज़ल्ट ये मिला था कि वीट और राइस दोनों का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। ऑप्शन में देखो राइस नहीं है, इसलिए वीट इसका सही जवाब है। अगर ऑप्शन में राइस भी होता तो बोथ ऑफ जो है वीट एंड राइस वो आंसर होता। अगर वीट की जगह राइस होता तो वो आंसर होता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो हो जाएगा वीट, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से को लाया ही गया था वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और उसके रिजल्ट में हम लोगों को दिखा कि प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच population of the country gets livelihood from agriculture? Option A 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 2/3 एंड ऑप्शन डी 3/4। ठीक है, सवाल है कि इंडियन इकोनॉमी के कितनी आबादी, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर देश की कितनी आबादी जो है वो डिपेंड करती है अपने जीविका को चलाने के लिए, मुख्य रूप से, मूल रूप से जो खेती का ही काम कर रहे हैं। उस पॉपुलेशन को परसेंटेज में नहीं बल्कि रेशियो के ऑर्डर में बताइए कितने लोग हैं। 1/2 नहीं है, आधे लोग नहीं हैं, 1/3 अब नहीं, 2/3 जो है पीपल कंट्री के वो बिल्कुल डिपेंड करते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर पे अपनी जीविका को चलाने के लिए। 3/4 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी विच इज़ 2/3। 2/3 पीपल कंट्री के इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सिर्फ इंगेज शौकिया नहीं है, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए इंगेज्ड है। ऑप्शन नंबर 13 में देखिए, चिपको मूवमेंट चिपको मूवमेंट was started by, ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक मूवमेंट हुआ था, एक तरह का आंदोलन छेड़ा गया था जिसका नाम रखा गया था चिपको आंदोलन। उस आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन देखिए, सबसे पहला सुंदर बहुगुणा, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी, और चौथा जो ऑप्शन है वो है दादा भाई नौरोजी। इस सवाल का जो जवाब है वो तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट ही है, बिकॉज इसमें आपको कुछ समझने और समझाने जैसा बहुत नहीं है।
चिपको मूवमेंट आप याद करोगे, चिपको आंदोलन करके हमने स्कूल में भी पढ़ा है। और इस आंदोलन को इसकी शुरुआत करी गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। उन्होंने ही इसको इनिशिएट किया था और कुछ एरियाज़ में इस आंदोलन को काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़ोरों शोरों से, तेज़ी से इसकी शुरुआत हुई, ताकि पेड़ों की जो कटाई धड़ल्ले से की जा रही थी, उस समय के जो लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उनके द्वारा जो किया जा रहा था उसको रोकने के लिए। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ डैश सीड्स वर प्रमोटेड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऑप्शन ए HYV, ऑप्शन बी YHV, ऑप्शन सी VHY एंड ऑप्शन डी HHY। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बड़ा ही सीधा सा है, सिंपल सा है। HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था excuse me, under the green revolution, and HYV seeds का full form is high yielding variety seeds। ऐसे सीड्स, उन्नत किस्म के सीड्स, ठीक है, जिनसे फसल की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वैसी फसलों को इसमें यूज़ किया जा रहा था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए हैं, ऐसा कोई सीड ही नहीं है, बस HYV को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस बिना लॉजिक के भी होते हैं, जस्ट टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स। आपको नहीं होना है और आपको आंसर जो है वो बड़ी आसानी से समझ कर, देख कर देना है। अगला सवाल जल्दी से देखें, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन एक काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन रहा इंडियन इकोनॉमी में, और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसके फीचर हैं, उसकी विशेषता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करी गई। तो इससे रिलेटेड ना आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। क्रॉप्स ऑफ, ओके, सो द क्वेश्चन इज कि ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली रिमेन कन्फाइंड टू द क्रॉप्स ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली कौन कौन सी फसलों को ही शामिल किया गया, और जिसमें मुख्य रूप से कौन से फसल थे, आपका सवाल इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो वीट है, दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हो राइस है, तीसरा ऑप्शन वीट एंड राइस बोथ है, और चौथा ऑप्शन है राइस एंड पोटैटो। तो शुरुआत में ही ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हुए मैंने आपको इसके फीचर्स बताए और बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसकी शुरुआत करी गई थी दो मेन क्रॉप्स से, और वो दोनों क्रॉप्स थे वीट और राइस। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखो वीट अपने आप में सही है, राइस अपने आप में सही है, लेकिन इनकम्प्लीट है, इसलिए एकदम से हड़बड़ा करके आंसर कभी टिक करने की कोशिश ना करें। हमेशा सारे ऑप्शंस को एक बारी ज़रूर देख लें और उसके बाद आप सही जवाब पर टिक करिएगा। OMR पे आपको आंसर करना है तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि OMR पे गलती मतलब गलती, फिर कोई वाइटनर नहीं चलेगा, और अगर चल भी गया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए डैश फार्मिंग सिस्टम। बोलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह का फार्मिंग का तरीका है, बताइए। सबसे पहला ऑप्शन कन्वेंशनल, ऑप्शन बी सस्टेनेबल, ऑप्शन सी डाइवर्सिफाइड एंड ऑप्शन डी केमिकल। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग ना एक खेती का ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स को या केमिकल चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता है। तो
तो ये एक बहुत ही इको फ्रेंडली तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसको आप बार बार यूज़ करते हुए उत्पादन कर सकते हैं और इससे जो है वो इन्वायरमेंट को किसी तरह का हार्म नहीं होता। साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फंडा है या इसका जो लॉजिक है वो है कि जो आपके पास वेस्ट थिंग्स हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हैं या पुराने सूखे हुए पत्ते हैं या फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं, इस तरह के, गोबर हो गया आपका, तो जो वेस्ट मटेरियल है जो इकोनॉमी में वेस्ट, नेचर में वेस्ट के फॉर्म में है, उसको ही यूटिलाइज करते हुए खेती को करने के तरीके को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जो कि सस्टेनेबल खेती का तरीका है, सतत पोषणीय डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, उससे जुड़ा हुआ फार्मिंग का ये तरीका है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के खेती के तरीके को कन्वेंशनल नहीं है बच्चों, डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, केमिकल भी नहीं होगा। सस्टेनेबल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा तरीका है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बिना यूटिलाइज किए, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए खेती की प्रक्रिया को करते हैं। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें कह रहा है व्हेन, ठीक है स्किप हो गया, चलो 17 है। व्हेन was NABARD constituted? इसके ऑप्शंस पहले मैं लिख दूं, उसके बाद आपको नाबार्ड के बारे में बता दूं। नाबार्ड एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना करी गई थी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। क्वेश्चन हमारा उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है, बट बिफोर द टाइम पीरियड आप ये जान लें, ये सब स्टैब्लिशमेंट का जो डेट है इसको आपको याद करना पड़ेगा, 1985, ठीक है। तो नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 12 जुलाई 1982 को। नाउ व्हाट इज़ नाबार्ड? नाबार्ड जो है वो एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है जिसकी स्थापना करी गई थी। इसके फुल फॉर्म से आपको पता लगेगा, विच इज़ नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को करी गई थी, जिसके पीछे का मेन उद्देश्य था एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट को प्रमोट करना। किस तरह से प्रमोट करना? तो रूरल एरियाज़ में जो पुअर फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, साथ ही साथ उनके साथ किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना। इस तरह से नाबार्ड जो है उसकी स्थापना इस सारे पर्पस से 1982 को ही कर दी गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बेसिकली डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर है तो रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश है, वो रूरल एरियाज़ से ही बिलोंग करेगा, तो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे काम जो हैं वो नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। अगले सवाल पर बढ़ें, जहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। देखो सेम क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब जो है वो 2/3 है। हमारे इंडियन इकोनॉमी में टोटल जो देश की आबादी है वो 2/3 है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से अपनी जीविका चलाती है। इसलिए उस सवाल को स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर अगला सवाल है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो पुअर फार्मर्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है जिसको चलाया गया था, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसको स्टार्ट कब किया गया था, स्टार्टेड इन। तो किसान क्रेडिट कार्ड को स्टार्ट
करने के जो ऑप्शंस हैं 2000 से 2001, 2002 से 2003, ऑप्शन सी है 1998 से 1999 एंड डी ऑप्शन है 1996 से 1967। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करी गई थी 1998 टू 1999 में। ऑप्शन सी सही जवाब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से रिलेटेड। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जिसमें किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध होती थी, जिसमें से किसान जो है वो अपने खाते से जितनी राशि है वो और उससे अधिक राशि भी उठाकर अपने खेती के काम को आसानी से कर सकते थे और बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसों को वापस कर देते। देखो अगला सवाल एक और रिपीटेड है, द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, ये रिपीटेड नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन हैं। वाइट रिवोल्यूशन से रिलेटेड सवाल है जिसमें इसका सही जवाब है डॉक्टर कुरियान के द्वारा जो है इंडियन इकोनॉमी में वाइट रिवोल्यूशन यानी मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी एक क्रांति लाई गई और उसकी शुरुआत करी गई थी। एक दो और सवाल हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोमिनेंट रोल किस तरह के सीड्स का रहा, तो आंसर HYV सीड्स होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन। दूसरी हरित क्रांति का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन में सबसे पहला APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इंडियन इकोनॉमी में जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, ग्रीन रेवोल्यूशन अलग अलग फेजेस में आए हैं और उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरी हरित क्रांति का स्लोगन जो दिया गया है वो दिया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इन्होंने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरी हरित क्रांति के स्लोगन के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अदर सेक्टर्स में रिवोल्यूशन की बात करी थी। इसी के साथ हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते थे उसका डिस्कशन यहाँ पर ओवर होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। थैंक यू।